give me this opportunity to talk to you about the treatment option of the patient who is suffering from snoring and the obstructive sleep apnea. डॉक्टर हेलाले ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि स्नोरिंग क्या चीज़ है, और जब नींद में सांस रुक जाती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो बॉडी में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। हम लोग को करीब 98 to 100% ऑक्सीजन चाहिए, उसके बदले हमने चेक किया है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन गोज डाउन अप टू 70%, 65%। सो उसकी वजह से अपनी बॉडी में फ्रेशनेस नहीं रहती है, और पेशेंट की कंप्लेन यही रहती है कि जब वो दूसरे दिन उठते हैं तो फ्रेश नहीं पाते हैं अपने आप को, काम के लिए ऑफिस जाते हैं या स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं तो काम बराबर नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ऑफिस में या स्कूल में वो डेफिनेटली अफेक्ट होती है। प्रमोशन नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और वापस वो घर पे आके अल्कोहल पीते हैं, और उसके बावजूद ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक ऐसी साइंस है जो करीब 30 साल से ही लाइट में आई है। 30 साल के पहले कुछ ज़्यादा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लोग यही कहना चाहते थे कि स्नोरिंग ये तो मेरी हेरिडिटरी बीमारी है, मेरे पिताजी भी स्नोरिंग करते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी स्नोरिंग करते थे। जैसे सर्दी के बारे में भी यही बोला जाता था कि हमारे घर में तो सबको सर्दी रहती है, हमारी फैमिली बीमारी है। लेकिन ये सब चीज़ का धीरे धीरे मैनेजमेंट भी आ रहा है, ट्रीटमेंट भी आ रही है। और पहले बहुत ही साल के पहले ये स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो ट्रीटमेंट है वो चेस्ट फिजिशियन कर रहे थे, मतलब जो खाली लंग स्पेशलिस्ट थे। लेकिन अब आपने प्रेजेंटेशन से देखा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो नाक और गले में और वॉइस बॉक्स की तरह है, वॉइस बॉक्स तरह की ही है, वो चेस्ट में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों इतने सालों तक चेस्ट स्पेशलिस्ट ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। मतलब वो सॉल्व करते थे, खाली मशीन दे रहे थे पेशेंट को, लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये जो प्रॉब्लम है वो दूसरे तरीके से भी मैनेज किया जाता है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि ENT सर्जन्स हैव नाउ टेकन ओवर दिस प्रॉब्लम ऑफ स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया। तो जैसे आप लोगों ने समझा है, स्नोरिंग एक चीज़ है जो पेशेंट को हेल्थ में पेशेंट की हेल्थ उससे नहीं खराब होती है, लेकिन उसके बेड पार्टनर्स या फैमिली मेम्बर्स की स्लीप खराब होती है। और जब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में और उसकी हेल्थ खराब होती है। तो ट्रीटमेंट भी उसी तरह हम लोग डिवाइड करते हैं कि खाली स्नोरिंग है, माइल्ड टू मॉडरेट स्लीप एपनिया है, या तो सीवियर है। जैसे डॉक्टर हेलाले ने आपको बताया है कि स्लीप स्टडी करके हम लोग देखते हैं कि पेशेंट की कितनी बार सांस 10 सेकंड से ज़्यादा रुकती है, और उसके हिसाब से हम लोग को स्कोर मिलता है, वेदर इट इज़ 0 to 20, 20 to 40 और मोर देन 40 AHI स्कोर ड्यूरिंग स्लीप। एंड उसको ध्यान में रख के ही हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दैट मीन्स non-surgical treatment is there for all patients who are having snoring and obstructive sleep apnea. हम लोगों ने देखा है कि जो पेशेंट्स की ओबेसिटी है, बच्चे लोग में भी आजकल बहुत ही ओबेसिटी बढ़ गई है और उसमें भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो कंजर्वेटिव प्रॉब्लम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द वेट रिडक्शन, एंड वेट रिडक्शन कैन बी डन बाय द मेथड ऑफ डूइंग properly maintaining the diet, which our nutritionist will talk about it, and having a proper exercise regime. और तीसरी चीज़ है कि you have to avoid alcohol, smoking, because after consuming alcohol you tend to snore more. कोई पेशेंट है जो बोल रहे हैं कि जब भी वो लोग लैटरल मतलब पढ़ के साइड पे सोते तो स्नोरिंग नहीं होती है, और सीधे लेटे रहते हैं तो स्नोरिंग होती है। तो ये पेशेंट
पीछे पैजामा में कुछ बॉल वगैरह कुछ स्टिच कर देते हैं तो ही मेंटेन्स द पोजीशन इन द लैटरल पोजीशन एंड कैन स्लीप पीसफुल। एंड जो पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज से भी वजन कम नहीं होता है, उनको बहुत ही कम केसेस में हम लोग बेरियाट्रिक सर्जरी भी ऑफर करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट है CPAP मशीन। CPAP machine means it is a machine which is this is the patient who is having a CPAP machine। ये मशीन के जरिए पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलता है और थोड़ा प्रेशर के साथ मिलता है, और जब भी थोड़ा फोर्स से ऑक्सीजन पेशेंट को मशीन के जरिए मिलता है तो जो रुकावट नाक में गले में रहती है वो बाईपास होती है एंड पेशेंट कैन ब्रीथ पीसफुली। और ये डायग्राम से बताया जाता है कि ये मशीन से ये जो ब्लॉकेज है वो पूरा खुल जाता है मशीन के जरिए। एंड द सक्सेस रेट ऑफ दिस मशीन इज एज हाई एज 98%। लेकिन कौन इस मशीन के साथ सोना चाहेगा? शुरुआत में पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी, दे वेयर दिस मशीन एवरी डे, बट उसके बाद में पता चलता है कि कहाँ भी बाहर गाँव भी जाना है या तो फ्रेंड्स के लिए घर पे जाना है तो भी मशीन उठा के जाना पड़ता है, और मशीन का थोड़ा रिकरिंग एक्सपेंसेस भी होता है, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू स्लीप विथ अ मशीन लाइक दिस। सो only those patients who do not want this CPAP machine and who are uncomfortable because of some complications, कभी कभी कोई पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया लगता है, ऐसा लगता है कि क्या पहन के हम लोग सोए हैं, उनकी सेक्शुअल लाइफ भी अफेक्ट होती है, तो वो पेशेंट के लिए हमारे पास अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दूँगी। This is just a list of patients who are having complications because of CPAP machine। ये नया रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन जर्मन टेक्नोलॉजी का है, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सटर कंपनी, एंड उसके साथ में ये डिफरेंट प्रोब्स है। ये मशीन है और ये प्रोब्स है। ये प्रोब्स लंबे और पतले हैं, जो जहाँ भी हम लोगों को नाक में या गले में उसका एप्लीकेशन देना हो वो मैं आपको बताऊंगी, वो ये प्रोब के जरिए हम लोग दे सकते हैं। सो दिस इज अ मशीन एंड दिस आर द डिफरेंट प्रोब्स which are used for applying radio frequency current to the patient। ये मशीन की खासियत ऐसी है कि एट अ लोअर टेम्परेचर उसमें सेल्स का जो प्रोटीन होता है, आपको थोड़ा पता चला तो मैं बता दूंगी कि प्रोटीन कोएगुलेट होता है और उसके वजह से सेल की डेथ होती है, और ये डेथ है वो कम टेम्परेचर को होती है, अराउंड 70 डिग्री, और उसके वजह से जो चारिंग होना चाहिए, जो जल जाती है टिश्यू कॉटरी की वजह, कॉटरी करते तो टिश्यू जल जाता है, वैसे इसमें जल नहीं जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट होता है बट साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड करीब 4 से 6 हफ्ते में उसकी अपने को रिजल्ट मिलती है। सो बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज कि व्हेन यू अप्लाई द करंट